परिभाषा एवं अर्थ। ट्रेड यूनियन डेफिनेशन एंड मीनिंग। सामान्यतः श्रम संघ से तात्पर्य श्रमिकों के किसी ऐसे स्वैच्छिक संगठन से है जो उनके हितों की सुरक्षा करने एवं उनके हितों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। कुछ परिभाषाओं को अपन 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला परंपरागत या संकुचित परिभाषाएं, दूसरा आधार आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं और तीसरा कानूनी परिभाषाएं। पहला है परंपरागत या संकुचित परिभाषाएं। परंपरागत रूप में श्रम संघ से तात्पर्य मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों श्रमिकों के ऐसे संगठन से हैं जो उनकी कार्यदशाओं एवं सेवाओं की शर्तों में सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज ऐसी परिभाषाओं को संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं माना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। शिवगिरी वीवी गिरी के अनुसार श्रम संघ श्रमिकों के स्वैच्छिक संगठन हैं जो सामूहिक कार्यों के द्वारा अपने हितों का संवर्धन एवं संरक्षण करने के लिए बनाया जाता है। GDH कोल के अनुसार श्रम संघ से आशय श्रमिकों द्वारा एक अथवा अनेक धंधों में बनाए गए संघ से हैं जो विशेषतः सदस्य श्रमिकों के प्रतिदिन के कार्य से संबंधित आर्थिक हितों की सुरक्षा और उनमें वृद्धि के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। लेस्टर के अनुसार श्रम संघ एक संगठन है जो मूलतः सदस्य श्रमिकों की रोजगार की दशाओं को सुधारने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार निष्कर्ष ये निकलता है कि श्रम संघ श्रमिकों के वे संगठन हैं जो श्रमिकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा तथा कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरे आधार पर आधुनिक विस्तृत परिभाषाएं। श्रम संघ की उपयुक्त परिभाषाएं एक समय पर अत्यधिक लोकप्रिय रही, किंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ अब ये परिभाषाएं व्यावहारिक नहीं मानी जाती है। इसके कारण निम्नलिखित है। आजकल श्रम संघ केवल मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक ही नहीं बनाते हैं बल्कि स्वतंत्र रूप से आजीविका चलाने वाले ये व्यक्ति सफेदपोश कर्मचारी, अधिकारी, प्राध्यापक, पेशेवर वकील, डॉक्टर, CA, CS आदि सभी अपने अपने संगठन बनाते हैं। आज श्रम संघ का कार्य केवल आर्थिक हितों एवं कार्यदशाओं को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सब अपने सदस्यों के आर्थिक हितों के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक हितों में अभिवृद्धि करने तथा उनकी सुरक्षा करने का भी कार्य करते हैं। अतः वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप इसकी आधुनिक परिभाषाएं की जाती है। ऐसी कुछ एक परिभाषाएं निम्नानुसार है। पहली, डी ल्योडर के शब्दों में श्रम संघ एक सतत तथा दीर्घकालीन कर्मचारी संघ है जो किन्हीं विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने एवं श्रम संबंधों में सुधार करने हेतु बनाया जाता है। चीन के श्रम संघ विधान के अनुसार श्रम संघ कर्मचारी वर्ग का एक ऐसी संगठन है जिसमें उपक्रमों, संस्थाओं, स्कूलों तथा अनिवार्यतः रूप से काम में लगे हुए उन सभी मानसिक और गैर मानसिक कार्य करने वाले जिनके जीवन निर्वाह का मजदूरी एक महत्वपूर्ण एक स्रोत है सम्मिलित किया जाता है। एडविन बी फिलिप्पो के शब्दों में एक श्रम संघ श्रमिकों का वह संगठन है जिसकी स्थापना सामूहिक क्रियाओं द्वारा अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों में वृद्धि करने, सुरक्षित रखने तथा उन्हें सुधार करने के लिए की जाती है। उपरी परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि श्रम संघ मजदूरी या वेतनभोगी कर्मचारियों अथवा स्वतंत्र रूप से आजीविका चलाने वाले या पेशेवर व्यक्तियों का स्वैच्छिक अविच्छिन्न संगठन है जो अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों में अभिवृद्धि करने तथा उनको समाज में उच्चतम स्तर प्रदान कराने का निरंतर प्रयास करता है। ऐसा संगठन अपने सदस्यों, सेवा योजकों, सेवा प्राप्त करने वालों एवं सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का भी प्रयास करता है। अब है तीसरी कानूनी परिभाषा, लीगल डेफिनेशन। भारत में श्रम संघ अधिनियम का निर्माण ब्रिटिश श्रम संघ अधिनियम के आधार पर ही किया गया है। अतः दोनों देशों के अधिनियमों में श्रम संघ से तात्पर्य श्रमिकों के संगठनों से ही नहीं बल्कि सेवा योजकों के संगठनों से भी लगाया जाता है। ब्रिटिश श्रम संघ अधिनियम के अनुसार श्रम संघ वह संयोजन है जिसका उद्देश्य श्रमिकों एवं मालिकों अथवा श्रमिकों एवं श्रमिकों अथवा मालिकों एवं मालिकों के बीच संबंधों का नियमन करना अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तों तथा सदस्यों के हितों में प्रावधानों लागू करना भी है। भारतीय श्रम संघ अधिनियम में भी परिभाषा है जो भारतीय श्रम संघ अधिनियम की धारा 2H के अनुसार श्रम संघ से आज से एक ऐसे स्थायी या अस्थायी संयोजन या संगठन से हैं जो श्रमिकों व सेवा योजकों के बीच अथवा श्रमिकों व श्रमिकों के बीच अथवा सेवा योजकों एवं सेवा योजकों के बीच संबंधों का नियमन करने के लिए अथवा किसी व्यापार व व्यवसाय के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया जाता है और इनमें से 2 या 2 से अधिक श्रम संघों के परिसंघ को भी सम्मिलित किया जाता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि वैधानिक परिभाषाओं में सेवा आयोजकों के संगठनों को भी श्रम संघों में सम्मिलित कर लिया गया है। फलतः इस परिभाषा से श्रम संघों के कई नए आयाम भी सामने आते हैं। अतः हम वैधानिक परिभाषा की विवेचना आगे श्रम संघ अधिनियम के प्रावधानों में ही करेंगे। प्रस्तुत अध्याय में हम श्रम संघों में केवल श्रमिकों, कर्मचारियों, स्वनियोजित व्यक्तियों के संगठनों को ही सम्मिलित करके उनका अध्ययन कर रहे हैं। श्रम संघ की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ ट्रेड यूनियन। श्रम संघ की प्रकृति को भली प्रकार से समझने के लिए इसकी कुछ एक प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना परम आवश्यक है। इसकी कुछ एक प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, श्रम संघ मूलतः व्यक्तियों का संगठन है। कभी कभी कुछ श्रम संघ मिलकर अपना परिसंघ या महासंघ भी बना लेते हैं, जिसके विभिन्न श्रम संघ सदस्य बनते हैं, किंतु वास्तव में परिसंघ से संबंध या श्रम संघों के सदस्य ही परिसंघों के वास्तविक सदस्य बनते हैं तथा सदस्यों के अधिकार प्राप्त करते हैं। ये एक मानवीय संगठन है। श्रम संघ के सदस्य ऐसे मानव होते हैं जिनका अपना व्यक्तित्व या सामाजिक सम्मान होता है। श्रम संघ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मजदूरी प्राप्त करने वालों के संगठन, स्वतंत्र आजीविका चलाने वालों के संगठन, पेशे व्यक्तियों के संगठन, सफ़ेद पोश कर्मचारियों के संगठन, व्हाइट कॉलर। ये उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश तथा भारतीय श्रम अधिनियम में श्रम संघ की परिभाषा में सेवा आयोजकों के श्रम संघ भी सम्मिलित है, किंतु बिहार में इन्हीं सेवा आयोजकों के संगठन के नाम से ही जाना जाता है। सभी श्रम संघों का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विभिन्न हितों की सुरक्षा करना तथा उनमें अभिवृद्धि करना होता है। श्रम संघ अपने सदस्यों, सेवा आयोजकों या सेवा प्राप्त करने वालों तथा सरकार के बीच संबंधों का नियमन भी करते हैं। श्रम संघ स्वैच्छिक संगठन होते हैं जिनमें सदस्यता ग्रहण करना या न करना लोगों की इच्छा पर निर्भर होता है। श्रम संघ स्थायी या अस्थायी संगठन हो सकते हैं, किंतु सामान्यतः स्थायी ही होते हैं। श्रम संघ औद्योगिक प्रजातंत्र स्थापना का महत्वपूर्ण साधन है। श्रम संघों की कार्यप्रणाली निरंतर परिवर्तनशील रही है। कभी ये झगड़ालू एवं कभी आक्रामक प्रवृत्ति को अपनाने पर मजबूर होते रहे हैं, तो ये कभी आपसी मैत्रीभाव, शांति से, परस्पर सहयोग से भी कार्य करते रहते हैं। श्रम संघों के पंजीयन एवं नियमन के लिए हमारे देश में पृथक अधिनियम है, जिस श्रम संघ अधिनियम 1926 के नाम से जाना जाता है। पंजीकृत श्रम संघ सम्मिलित संस्था होती है, अतः उसी सम्मिलित संस्था के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। पंजीकृत श्रम संघ की विशेषताओं एवं अधिकारों का विवरण आगे के अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। श्रम संघों का विनियमन करने वाले सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ रेगुलेटिंग ट्रेड यूनियनिज्म। श्रम संघों की उपादेयता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर ही नहीं किया जा सकता कि वे श्रमिकों के हितों के लिए कितना कार्य करते हैं। उनका मूल्यांकन संपूर्ण समाज के प्रति उनके योगदान के आधार पर ही करना चाहिए। सिडनी तथा बीएट्रिस वेब ने इस संदर्भ में कहा है कि श्रम संघ किसी विशेष समय पर समाज के विशिष्ट वर्ग में सुधार मात्र से ही निर्देशित नहीं होते, बल्कि वे राष्ट्र की कुशलता पर होने वाले स्थायी प्रभाव, इनकी सफलता के प्रमाण होते हैं। यदि श्रम संघ का कोई भी कार्य उत्पादन घटाने या उत्पादक तत्वों का कम कुशल उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह श्रम संघ चाहे कितना ही हितकारी एवं कल्याणकारी क्यों न हो, निंदनीय है। दूसरी ओर यदि कोई श्रम संघ उत्पादन वृद्धि, कुशलता वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद को प्रोत्साहित करते हुए भी राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रम संघ की उपादेयता का श्रमिकों के हितों की दृष्टि से ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से भी मूल्यांकन करना चाहिए। इसी दृष्टि से श्रम संघों का नियमन करना अनिवार्य होता है। सिडनी तथा ब्रिटिश वेब दंपति ने श्रम संघों के विनियमन के 3 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, निहित स्वार्थ का सिद्धांत। दूसरा, मांग व पूर्ति का सिद्धांत। तीसरा, सुधारवादी या निर्वाहवर्ती का सिद्धांत। पहला है निहित स्वार्थ का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान युग में जब श्रम संघ राज्य का संरक्षण चाहते हैं एवं नवीन परिवर्तनों का विरोध करते हैं तथा दूसरे श्रम संघों से दूरी बनाए रखते हैं, इनके अतिरिक्त श्रम संघ श्रमिकों को वर्तमान में उपलब्ध हो रही सुविधाओं, मजदूरी, कार्यदशाओं तथा सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी को स्वीकार नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में, श्रमिक अपने वर्तमान स्तर में कुछ भी कमी स्वीकार नहीं करते। अतः ये सिद्धांत इस मान्यता पर टिका हुआ है कि श्रम संघ श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा श्रमिकों के लिए लाभदायी दशाएं उपलब्ध करने में सक्षम है। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार श्रमिकों की सौदाकारी शक्ति है, जो श्रमिकों की मांग में पूर्ति से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि श्रमिकों की सौदेकारी शक्ति अधिक होती है तो श्रमिक अपने अधिकारों हितों की सुरक्षा में सफल हो जाते हैं, किंतु वर्तमान
युग में श्रमिक अधिक सशक्त हुए हैं, अतः श्रमिकों की सौदागर शक्ति अधिक बढ़ी है। फलतः श्रमिक अपनी इस सौदागर शक्ति का उपयोग कर अधिक लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, किंतु श्रमिकों की सौदागर शक्ति के कारण सेवा आयोजकों तथा श्रमिकों के संबंधों में सुधार होता है, जो अंततः उत्पादन वृद्धि में योगदान देते हैं। तीसरा, सुधारवादी या जीविका भर्ती सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्रूवमेंट या और लिविंग वेज। ये सिद्धांत इस मानने पर आधारित है कि श्रम संघ निरंतर श्रमिकों की मजदूरी, कार्य दशाओं तथा श्रमिकों की कार्यकुशलता में सुधार का प्रयास करना चाहते हैं, किंतु श्रम संघ अपने सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी गारंटी भी दिलाने का प्रयास करते हैं। इससे श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है तथा कार्य क्षमता में सुधार होता है। सुनीता वेब ने सिद्धांतों के संबंध में कहा है कि श्रमिकों को प्रथम सिद्धांत निस्वार्थ सिद्धांत को छोड़ देना चाहिए, द्वितीय सिद्धांत मांग पूर्ति सिद्धांत को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए तथा तृतीय सिद्धांत सुधारवादी या जीवन भर्ती सिद्धांत में कार्यों तथा कार्य क्षमता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दो नए सिद्धांत और प्रचलित हुए हैं, वे हैं सहभागिता सिद्धांत तथा समाजवाद का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टनरशिप। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि श्रमिकों को उद्योगों का भागीदार समझा जाना चाहिए तथा उन्हें उनके प्रबंधन में सहभागिता मिलनी चाहिए। ये सिद्धांत धीरे धीरे बहुत अधिक प्रचलित हुआ है। आज सभी प्रजातांत्रिक देशों में श्रमिकों को प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर सहभागिता दी जाती है। इतना ही नहीं, आज श्रमिकों को लाभ एवं पूंजी में भी सहभागिता दी जा रही है। सामूहिक सौदेबाजी व्यवस्था के विकास से भी भागीदार सिद्धांत को अपनाने में अधिक सुविधा हुई है। दूसरा, समाजवाद का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलिज्म। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज में धन एवं सुविधाओं का निर्माण वितरण होना चाहिए। श्रम संघ के संबंध में भी सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है तथा बीमारी, वृद्धावस्था, कार्य असमर्थता की दशा आदि में शिक्षा प्राप्त करने में समान कार्य के लिए समान मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है। इन सिद्धांतों ने श्रम आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनके परिणामस्वरूप उद्योगों में राजकीय सेव, सामूहिक सौदेबाजी, प्रजातंत्र एवं समाजवाद को बढ़ावा मिला है। श्रम संघों का वर्गीकरण या प्रकार, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। श्रम संघ अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, उन्हें अनेक आधारों पर बांटकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। पहला, लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर होक्सी ने 5 प्रकार के श्रम संघों का वर्णन किया है। पहला, व्यावसायिक श्रम संघ। व्यावसायिक श्रम संघ वे श्रम संघ होते हैं जो श्रमिकों की कार्यदशाओं, मजदूरी आदि के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए ऐसे श्रम संघों को ब्रेड बटर श्रम संघ भी कहते हैं। ऐसे श्रम संघ अपने कुशल एवं सशक्त नेतृत्व का विकास करते हैं तथा अपने आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। प्रोफेसर होक्सी ने लिखा है कि ऐसे श्रम संघ सामान्यतः आत्मसंयमी एवं सहयोगी प्रकृति के होते हैं, किंतु ये लाभदायक समझौतों पर सदैव निगाह रखते हैं। ये परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाने को तैयार रहते हैं। ऐसे श्रम संघों का नेतृत्व परिवर्तन प्राय तभी होता है जबकि ये वे नेता श्रमिकों को अच्छी मजदूरी तथा अच्छी कार्यदशाएं उपलब्ध करने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा, लूटमार श्रम संघ। लूटमार श्रम संघ वे श्रम संघ होते हैं जो येन केन प्रकार अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। श्रम संघ अपने नेतृत्व कार्यों के हितों की पूर्ति को प्राथमिकता देते हैं तथा अपने सदस्यों के हितों को गौण समझते हैं। ऐसे श्रम संघों में अधिकांश सदस्य लूटमार करने या डाकू प्रवृत्ति के होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं। ये श्रम संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उनके कार्य नैतिक तथा विधान तरीके पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि उनके कार्य उद्देश्य इन परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी हो सकते हैं। ये व्यावसायिक, मित्रतापूर्ण व क्रांतिकारी किसी भी तरीके से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। निर्भर श्रम संघ। निर्भर श्रम संघ वे होते हैं जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये श्रम संघ अपने हितों की रक्षा के लिए सेवा आयोजकों तथा अन्य श्रम संघों पर निर्भर रहते हैं। जब ऐसे श्रम संघों को संस्था या सेवा आयोजकों का समर्थन मिलता है तो उसी कंपनी श्रम संघ कहते हैं, किंतु यदि ऐसे श्रम संघ को श्रमिकों का पूरा समर्थन मिलता है तो वे श्रम संघ अधिक सफल होते हैं। यदि ऐसे श्रम संघ को सेवा आयोजकों एवं श्रमिकों दोनों का ही सहयोग एवं समर्थन मिलता है तो वे श्रम संघ वास्तव में एक आदर्श श्रम संघ बन जाता है। उत्थान या मैत्री श्रम संघ। ऐसे श्रम संघ अपने सेवा आयोजकों, श्रमिकों एवं समाज सभी के हितों को सोचकर कार्य करते हैं। ऐसे श्रम संघ रूढ़िवादी एवं कानून के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। ऐसा श्रम संघ अपने सदस्यों के नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर का विकास करते हैं तथा उनके लिए अच्छी कार्यदशाओं का अधिक वेतन तथा अधिक सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार के श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी में विश्वास रखते हैं तथा संस्था में सहभागिता, श्रम सहभागिता आदि आदर्शों की प्राप्ति के लिए भी
प्रयास करते हैं। क्रांतिकारी श्रम संघ। क्रांतिकारी श्रम संघ अपने विचारों एवं कार्यों में उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये श्रम संघ संस्था में प्रचलित व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तथा नई व्यवस्था स्थापित करते हैं। प्रारंभ में सेवा युगों में परिवर्तन लागू करने की बातचीत भी करते हैं, किंतु अंततः ही राजनीतिक तरीकों, हड़ताल, घेराव, मारपीट, दंगों आदि के माध्यम से अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन को लागू करवा लेते हैं। इसके लिए अपने श्रमिक वर्ग का हित प्राथमिक होता है तथा उद्योग का हित गौण होता है। अब दूसरा, संगठन के आधार पर वर्गीकरण। संगठन के आधार पर 4 प्रकार के श्रम संघ होते हैं। पहला, सामान्य श्रम संघ। सामान्य श्रम संघ वे श्रम संघ है जिनके सभी प्रकार के श्रमिक, कर्मचारी, अन्य किसी प्रकार के वेतनभोगी व्यक्ति सदस्य होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब सभी प्रकार के उपक्रमों संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं तो उसे सामान्य श्रम संघ भी ही कहते हैं। इस प्रकार से श्रम संघ प्राय अर्धविकसित राष्ट्रों में पाए जाते हैं, किंतु भारत में इस प्रकार के श्रम संघों का प्राय अभाव सा ही है। व्यावसायिक या क्राफ्ट संघ। जब कोई श्रम संघ किसी व्यवसाय या क्राफ्ट से संबंधित व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है तो उसी व्यवसायिक क्राफ्ट संघ कहते हैं। उदाहरणार्थ श्रवणकार संघ, प्राध्यापक संघ, अनाज व्यापारी संघ आदि श्रेणी में आते हैं। इंग्लैंड में इस प्रकार के अनेक श्रम संघ पाए जाते हैं। भारत में भी इसी प्रकार श्रम संघों का विकास हो रहा है। अब तीसरा, औद्योगिक संघ। जब उद्योगों के आधार पर श्रम संघों का निर्माण किया जाता है तो उसी औद्योगिक श्रम संघ कहते हैं। इस प्रकार श्रम संघों के वही व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं जो श्रम संघ से संबंधित उद्योग में कार्य कर रहे होते हैं। उदाहरण, सूती मिल मजदूर संघ के केवल सूती मिल में कार्य करने वाले मजदूरी सदस्य बन सकते हैं। भारत में इस प्रकार के संघ है और ये कहा जाए कि भारत में इस प्रकार के श्रम संघों की संख्या बहुत बड़ी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीमा कर्मचारी संघ, ट्रांसपोर्ट कर्मचारी संघ, डाक तार कर्मचारी संघ, रेलवे कर्मचारी संघ आदि इसी प्रकार के संघों के प्रमुख उदाहरण हैं। फेडरेशन या परिसंघ। चौथा, फेडरेशन का निर्माण विभिन्न श्रम संघों को मिलाकर किया जाता है। इनका प्रमुख लक्ष्य छोटे छोटे श्रम संघों की शक्ति को एक बड़े संगठन में मिलाना तथा सामूहिक शक्ति का विस्तार करना होता है। फेडरेशन अपने क्षेत्र के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। स्थानीय फेडरेशन वे होते हैं जिनमें किसी एक स्थान के अनेक श्रम संघ सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए अहमदाबाद का सूती वस्त्र संघ, इसके अहमदाबाद की भिन्न मिलों के श्रम संघ सदस्य हैं। प्रादेशिक फेडरेशन वे होते हैं जो किसी प्रदेश के एक ही उद्योग में कार्य श्रम संघों से मिलने से बनते हैं। राष्ट्रीय फेडरेशन परिसंघ संपूर्ण राष्ट्र में एक ही उद्योग में कार्य श्रम संघों से बनती है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन, ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ एम्प्लॉय फेडरेशन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि अनेक राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन कार्य कर रहे हैं। तीसरे आधार पर, आर्थिक उद्देश्यों तथा विधियों के आधार पर। प्रोफेसर केरन ने अपने आर्थिक उद्देश्य विधियों के आधार पर श्रम संघों के निम्न प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला, शुद्ध एवं सरल संघ। शुद्ध एवं सरल श्रम संघ वे हैं जो सामूहिक सौदेबाजी को पर्याप्त महत्व देते हैं तथा आपसी विवादों को निपटाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी को सर्वोत्तम उपाय मानते हैं। ये श्रम संघ सामान्यतः आपसी विवादों को निपटाने में विभिन्न सिद्धांतों व सूत्रों के महत्व को कम स्वीकार करते हैं। विकसित संघ। इस प्रकार के श्रम संघों को मजदूरी नीति श्रम संघ भी कहते हैं क्योंकि श्रम संघ वास्तविक मजदूरी वृद्धि पर बल देते हैं। ये श्रम संघ उत्पादन के बढ़ने पर लाभ का हिस्सा भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, प्रबंधकीय संघ। ये वे श्रम संघ है जो विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में हस्तक्षेप करके श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं। ये श्रम संघ श्रमिकों के लिए लाभ भागीदारिता की व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त ये श्रम संघ के प्रबंध के मामलों जैसे मूल्य निर्धारण करने, नई इकाइयों को उद्योग में लगाने तथा संस्था की प्रबंध व्यवस्था आदि के संबंध में भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, न्यू डील संघ। ये श्रम संघ पूर्ण नियोजन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी व राजनीतिक प्रयास करते हैं और आर्थिक दशा में सुधार करने के साथ ही साथ मजदूरी में वृद्धि करने की मांग भी करते हैं। नेक्स्ट, श्रम दल संघ। ये श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी के स्थान पर राज्य सरकार के माध्यम से अपनी समस्याओं के सुलझाने पर अधिक बल देते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण संघ। ऐसे श्रम संघ जो अल्पकाल के लिए श्रमिकों हितों के में सरकार के नियंत्रण की उपेक्षा करते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण संघ कहलाते हैं। ऐसे श्रम संघ राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, राज्य के लाभों के नियंत्रण को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये श्रम संघ के प्रकार बताए गए हैं।